इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। रहीम यार खान होम्योपैथिक डॉक्टर फॉर्म खानेवाल से 5 घंटे की मुसाफत के बाद आप दोस्तों के पास आना, यकीनन मेरा और आपका ताल्लुक़ 3 हवालों से है। हम सबसे पहले मुसलमान हैं और मेरा आपके साथ बहैसियत मुसलमान भाइयों वाला रिश्ता है। उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं और आप मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां। तीसरा मेरा और आपका रिश्ता जो मुझे खानेवाल से आपके पास लेके आया वो है बहैसियत होम्योपैथ डॉक्टर, और ये बड़ा गहरा रिश्ता है और ये अजीब रिश्ता भी है। कोई ताल्लुक ना होने के बावजूद एक बहुत गहरा ताल्लुक है। चेहरा शनासी हो या ना हो, आप मेरे साथी हैं, मैं आपका साथी हूँ। और बहैसियत होम्योपैथ मेरा और आपकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, खल्क़े खुदा को सेहत का सामान मुहैया किया जाए। और ये बहुत बड़ा काम है और ये पैगंबराना पेशा है। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप होम्योपैथ हैं। अल्लाह ने आपको वो हाथ दिए हैं जो शफा बांटते हैं, और ये वो काम है नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मरीजों की दुआ फरिश्तों जैसी होती है। आप वो दुआएं समेटना आपके लिए बहुत आसान है आम लोगों की निस्बत। तो ये पेशा एक काबिल एहतराम पेशा है। माशरे में माशरा आपको एक मकाम देता है, और मैंने और आपने इस पेशे की लाज रखनी है। और ये जन्नत का सामान है, ये जन्नत का रास्ता है। सच्ची बात यही है। होम्योपैथी पे बेशुमार मकामात पे गुफ्तगू करने का मौका मिलता रहता है, और मेरी ये कोशिश होती है कि ऐसी गुफ्तगू की जाए को जो जिसमें ग्रामर श्रैमर के चक्कर ना हो और आसानी भी हो। मेरे साथियों के लिए मुश्किल भी ना रहे। जो मेरे अपने क्लिनिक के तजुर्बात हैं वो आपके साथ शेयर करके जाएं। अगर आज शाम अपने क्लिनिक पे बैठें तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा मवाद आपको दे जाऊं जो आपके फ़ायदे के लिए हो, तो मेरे आने का फ़ायदा भी हो और मेरे लिए सदका जारिया भी बन जाए। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं पिछले 32 साल में मैंने जो नाकामियों के बाद सीखा है वो आपसे शेयर करेंगे। मेरी ज़िंदगी के आगाज़ में जो प्रैक्टिस थी मुझे भी याद है, और आज अल्लाह ताला ने एक मकाम दिया है और मैंने कोशिश की इस इल्म को फैलाया जाए। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियाँ भी मिली हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब यहाँ बैठे हैं। अब मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सैकड़ों की प्रैक्टिस करते हैं, जिनकी ओपीडी अब सैकड़ों में है। और हमने होम्योपैथी से इश्क किया है, वो इश्क आपके पास लेके आया। बड़ी ख्वाहिश थी रहीम यार खान के दोस्तों के साथ मिलने, बैठने की, गुफ्तगू करने की। तो मैं आपका इस हवाले से एहसानमंद भी हूँ कि आपने एक मौका फराहम किया आपके साथ गुफ्तगू करने का। अच्छा लगा। आप सब होम्योपैथी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो आप जिस मौजू पे जाएंगे मैं क्लिनिकल टिप्स कोशिश करूँगा आसानी पैदा हो जाए, बजाय ये कि लंबी गुफ्तगू हो। काशिफ साहब ने आपके साथ एक बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की कि आसान होम्योपैथी क्या है,
और सच्ची बात यह है कि मेरी गुफ्तगू भी वही है कि मुझे मटीरिया मेडिका आना चाहिए, मुझे फ़लसफ़े होम्योपैथी आनी चाहिए। और मटीरिया मेडिका और फ़लसफ़े होम्योपैथी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रैक्टिस की जो रुकावटें हैं वो हम कैसे दूर करेंगे? तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि हम मियाज़म पे गुफ्तगू कर लें। और सच्ची बात यह है कि मियाज़म पे जब तक अबूर हासिल ना हो उस वक्त तक बड़ा मुश्किल हो जाता है क्रॉनिक डिजीज़ पे प्रैक्टिस करना। मियाज़म बहुत अरसा लगा, एक अरसा मियाज़म को समझते 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 और कुछ चीज़ें समझ आती हैं, कुछ ना आती। मैं हमेशा दुआ गो रहता हूँ। डॉक्टर अमजद साहब मेरे साथी हैं जिन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया, मेरे उस टीम का हिस्सा है जो हम रिसर्च करते हैं। उन्होंने मियाज़म को बहुत आसान कर दिया, यही मुताला कर करके कि चेहरा शनासी से हम मियाज़म की तरफ कैसे जाते हैं। और इस पे हम बहुत सारे कामयाब हुए, नाकाम भी होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% चेहरे से ही मियाज़म की तरफ जाना, लेकिन इल्म की एक तरतीब है जो मेरे पास है, मैं उसकी बात कर सकता हूँ। और हर इल्म वाले से ज़्यादा इल्म वाले मौजूद हैं और सारी ज़िंदगी इंसान सीखता है और सीखते रहना चाहिए। लेकिन मियाज़म और उसकी पहचान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैं अमजद साहब के लिए दुआ गो इसलिए हूँ कि उन्होंने ये रास्ता बताया। और उसके बाद मैंने अद्वियात को चेहरा शनासी के ज़रिए समझने की कोशिश की, उसमें भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी कामयाबियाँ दी। तो आपके साथ शेयर करते हैं कि मियाज़म को कैसे पहचानना है। मरीज़ आता है आपके पास और बड़ा आसान है डॉक्टर साहब। ये मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, करोड़ पक्का से साथी आए हैं, लोधरा से, या कबीर वाला से सलीम साहब हैं, डॉक्टर शकील साहब हैं। तो सच्ची बात यह है कि मेरे जितना मेरे साथी हैं अब इनके लिए मियाज़म के हवाले से बहुत आसानी हो चुकी है। और मेरी कोशिश होगी कि ये इल्म आपके साथ शेयर करें और मेरे लिए ये सवाब का बायस बनेगा। सूरा के जितने मरीज़ होंगे ना, उनमें एक चीज़ कदर मुश्तरक होगी कि उनके नकूश मोटे होंगे। इस पहली मैं एक एक लाइन में 3-4 लाइनों में ये चीज़ समझा दूंगा। उनके बाल घने होंगे, खुश्क होंगे। आप 1, 2, 3, 4, 5 दिन अगर ये जायज़ा लेना शुरू कर दें मरीज़ों को तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। नकूश मोटे होंगे, बाल घने होंगे, बाल खुश्क होंगे, गर्दन मोटी होगी जरा। सिफिलिस का मरीज इसके बिल्कुल मुतजाद होगा। नकूश पतले होंगे, बाल कम होंगे, खुसूसन जिस तरह मेरे बाल हैं ना, ये यू शेप में, यहां से कम होंगे। नकूश पतले होंगे, बाल बारीक होंगे और कम होंगे। जल्द पतली होगी। और जल्द का मोटा और पतला होना ये बड़ी आसानी से आप 2, 4, 5 लोगों के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें ना चुटकी काटें, ये पतली जल्द है। और सोरा के मरीजों की जल्द मोटी होगी, हाथ में जरा ज्यादा आएगी, मोटी जल्द होगी। जल्द का पतला होना, नकूश का पतला होना, बालों का कम होना, और अक्सर लोग सफ़ेद रंगत के होंगे, ज़रूरी नहीं है ये। और सोरा में क्या होगा? नकूश मोटे होंगे, जल्द मोटी होगी, बाल घने होंगे, बाल खुश्क होंगे। अब साइकोसिस पे आ जाते हैं। इसमें नकूश कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कान छोटा हो सकता है, होंठ मोटा होगा निचले वाला, आंख छोटी होगी, बाल अक्सर साइकोसिस के मरीजों ने कंघी पीछे की तरफ किया होगा, बाल ऐसे सीधे उन्होंने कंघा किया होगा, सवारे ऐसे होंगे कि पीछे की तरफ ही गए ये। और जसीम लोग होंगे, मोटे लोग होंगे, और ये साइकोसिस के मरीज की जल्द कहीं मोटी कहीं पतली, एक जैसी नहीं होगी। और ये बहुत आसान पहचान है इसकी। उसके बाद ट्यूबर में आजम आ जाता है। ट्यूबर का मरीज बिल्कुल दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा होगा, सर्दी महसूस करने वाला होगा, सर्दी से मुतासिर होगा, मौसम की तब्दीली उस पर असरअंदाज होगी।
और मेरा ख्याल है कि आप आज से जब मरीज़ों पर ये तवज्जो देना शुरू कर देंगे, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, तो उसके नतीजे में बहुत सारी आसानी पैदा हो जाएगी। अब एक मरीज़ आता है, आपने उसको जोड़ों के दर्द के हवाले से आपने उसे दिया फार्मिकारूफा, घुटनों में सोजन है, दर्द है। घुटनों में सोजन और दर्द की बहुत बड़ी दवाई है फार्मिकारूफा। अब बोरक मटीरियल मेडिका पढ़ें, पहली लाइन पढ़ें, जोड़ों का दर्द जहाँ सोजिश हो, अक्सीर आज़म है, ये लफ्ज़ लिखा हुआ वहाँ। और मेरे अक्सर साथी इसे जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल ही नहीं करवाते। अच्छा, हमने उसे फार्मिकारूफा दी है, मरीज़ को अफाका नहीं हुआ, हम क्या करेंगे? मेड्रीनम देंगे। यकीन जानिए मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैंने डॉक्टर अली साहब से कुछ चीज़ें सीखी हैं। मैंने जिस साथी से जो चीज़ें सीखी हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने नाम की तरफ मंसूब ना करूँ उनको। जिससे इल्म लिया कम अज़ कम उसका नाम ज़रूर आना चाहिए, उसके लिए दुआ गो रहता हूँ। उन्होंने कहा जी मेड्रीनम ने काम नहीं किया तो उससे अगला मियाज़म दें। अब ट्यूबर पे आ जाएं, ट्यूबर ने काम नहीं किया उससे अगला मियाज़म दें। एक्सरे पे आ जाएं, कार्सी पे आ जाएं। मेडोरिनम ने काम नहीं किया, ट्यूबर पे आ जाएं। ट्यूबर ने काम नहीं किया तो आप कार्सिनोसिनम पे आ जाएं। कार्सिनोसिनम ने काम नहीं किया तो आप फिर एक्सरे पे आ जाएं। एक्सरे काम नहीं कर रही, आप सोल पे आ जाएं। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं जहां हम देखते हैं कि ये रुकावट आ गई, उस रुकावट को दूर करें, दूसरी रुकावट आ गई उसे दूर करें, तीसरी रुकावट आ गई ये दूर करें। ये मियाज़म पे बात हो रही थी, वो काशिफ साहब की गुफ्तगू जब मैं सुन रहा था, तो जो सबसे बड़ी रुकावट मरीज़ों के ना ठीक होने की है ना, जो मैंने अपने 32 साल तजर्बात में सीखा है, हम मरीज़ को ये बता ही नहीं सकते कि आपका इलाज कितना अरसा लगेगा। मरीज़ को बहुत जल्दी होती है, हम भी कहते हैं कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने कभी मरीज़ों को नहीं कहा, मैं मरीज़ को कहता इतना अरसा लगेगा। अगर आपको जल्दी है तो जल्दी घूम लें, जब आप थक जाएं तो फिर आ जाना, सब्र से इलाज शुरू कर देंगे। अब एक मरीज़ को 1.5 साल 2 साल एक केस में लगने हैं, आप उसे कहते हैं 2 माह में ठीक हो जाएंगे, दवाई खाएं, बस नहीं ठीक होगा वो मरीज़, मुमकिन ही नहीं है। हर्निए का मरीज़ आ गया है, लंगड़ी के दर्द का केस आ गया, अब कैसे आप उसे 2 दिन में ठीक कर सकते हैं? मुमकिन नहीं है। तरतीब लगेगी, टाइम लगेगा, उसलूब होंगे। इसलिए मरीज़ को ये कह दें कि वक्त इतना दरकार है, सब्र से इलाज करा सकें तो यकीनन हम मंजिल आसान है, मंजिल तक ले जाएंगे। अगर आप रोज़ाना उसकी दवाई बदलते चले जाएं, मरीज़ रोज़ाना डॉक्टर बदलता चला जाए, आप दवाइयाँ तब्दील करते रहें, मरीज़ डॉक्टर तब्दील करता रहे, तो कभी भी शफा नहीं मिलेगी। ये मियाज़म से बड़ी रुकावट ये है शफा में। दवाइयाँ नहीं बदलें, नुस्खा दुरुस्त तजवीज़ करें, और उसके बाद मरीज़ को भी कह दें कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर डॉक्टर नहीं बदलें। और ये भी मियाज़म है, ये सबसे बड़ा मियाज़म ये है, इसकी रुकावट को दूर करें। अब आते हैं वापस होम्योपैथी की तरफ, फिर एक तरतीब लगाते हैं। मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता है बात करने का, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ 3 चीज़ें याद रख लें। आपके पास कोई मरीज़ आता है, तशखीस ज़रूर करें। अनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये इल्म एक डॉक्टर के पास होने चाहिए, लेकिन होम्योपैथी का इल्म भी तो होना चाहिए ना। फ़लसफ़ा होम्योपैथी को भी तो नज़रअंदाज नहीं ना करना। पित्ते की पथरी का तो तशखीस के साथ पता चल गया है, अब आपने करना क्या? मियाज़म भी देना है, दवाई भी देनी है। मटीरियल मेडिका आएगा तो बात बनेगी ना। तो 3 बातें ये आप भी नोट कर लें, मैंने ये ज़ुबानी याद की हैं, और मेरी कामयाबियों के राजों में से एक राज ये है, मैं मरीज से ये पूछता हूँ, हाँ जी क्या होता है आपको? ये पहला सवाल है, होता क्या है? दूसरा सवाल, कहाँ होता है? क्या होता, क्या मतलब, एहसास क्या है? आप माइंड सिम्टम ले रहे हैं, एहसास कहाँ होता है? आप मकाम मर्ज लोकेशन की तरफ आ रहे हैं, अजी मुझे यहाँ तकलीफ होती है, आपको इल्म होना चाहिए, यहाँ जिगर है, यहाँ पित्ता है, यहाँ तकलीफ हो रही नीचे, यहाँ अपेंडिक्स हो सकती है। कहाँ होता है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, कब होता है? और ये तीसरा सवाल बहुत कीमती है।
क्या होता है, कहाँ होता है, कब होता है। ये जो कब है ना, ये मोडालिटीज़ है, कमी बेशी। अफाका कब होता है और ज़्यादती कब होती है। अब अगर ये कमी बेशी के चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लेना, होम्योपैथी आसान हो जाएगी। और सच्ची बात यह है कि आसान होम्योपैथी इसी कहते हैं। आप दलेर हो जाएं, होम्योपैथी बहुत आसान है। और ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। आप हिम्मत करें, कमर बांध लें, आज से फैसला कर लें। डॉक्टर साहब ने महीने में 5 दवाएं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मैं इतनी मोटी किताब एक निशिस्त में पढ़ने का आदी हूं। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये जब किताब हाथ में आएगी तो उसे पढ़ के ही सोना है। डॉक्टर जहांजेब साहब आपने मुझे किताब दी थी, अफादात होम्योपैथी, मली आबादी की मटीरिया मेडिका, जहानिया प्रोग्राम था। डॉक्टर साहब मेरे लिए तोहफा लेके आ गए किताब। मैंने रात को 9 बजे फ़ोन किया था, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी किताब मैंने मुकम्मल पढ़ ली है। गाड़ी में बैठ के पढ़नी शुरू कर दी, मगरब की नमाज के बाद फिर पढ़नी शुरू कर दी, ईशा की नमाज पढ़ी, फिर पढ़नी शुरू कर दी। किताब मुकम्मल हुई, मैंने फ़ोन कर दी, मैंने कहा जी आपकी किताब मुकम्मल पढ़ ली। मुताले की रफ्तार भी ये होनी चाहिए। अब 25 साल मनसूबा बना लें मुताले का, ये नहीं, मुताला करें। कम से कम 4 से 5 घंटे तो मुताला होना चाहिए ना। मैं भी एक मरीज पे 1.5 घंटा लगाया करता था, किताबें खोलता था, मटीरियल खोलता था, गाइडें खोलता था। आगाज के दिनों में वो 1.5 घंटा लगा, आज मेरे काम आ रहा है। अब चेहरे से मियाज़म की तरफ जाते हैं, चेहरे से बहुत सारा नुस्खा तजवीज़ कर पाते हैं। मुताला अब भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। काशिफ साहब से बहुत कुछ सीखा है, जहाँ मौका मिलता है वहाँ सीखते हैं और हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। ये बात होगी क्या होता है। चंद जो क्लिनिकल टिप्स देने हैं वो खारिश के मौजू पे ज़रूर बात करेंगे। तार खारिश के वाले से पहले बात कर लेते हैं। तार खारिश में आपकी जो बड़ी दवाई है वो ग्रेफाइट्स है। और ये मेरे एक साथी को इसकी तमाम लाइनें याद हैं और इसके बड़े ही केस हैं। अगर इससे पहले आप ट्यूबर लगा दें तो कमाल काम करती है। ये खारिश की हद तक बात हो रही है, खुजली खारिश। अब आते हैं खुश खारिश की तरफ। और डॉक्टर साहब ये मैं जो आपसे बात करने लगा हूँ, इंशाल्लाह आप कमाल आपको फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि मैं बड़ा अरसा खारिश के मरीज़ों में फंसता रहा और मरीज़ ठीक कम होते, ख़राब ज़्यादा ही होते। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं होते केस। डॉक्टर साहब तज़किरा कर रहे थे गैस, दर्द को मरीज़ कह रहा था गैस। मुझे उस वक्त याद आ रहा था कि वो पल्सटिला की अलामत है, दर्द कभी कहीं कभी कहीं। अच्छा, मरीज़ को दर्द हो रहा है ना, चलता फिरता दर्द। मेरे साथियों को इल्म है कि इसकी पल्सटिला है, काली बाइक्रोम है, और लेकिन चलती फिरती खारिश की एक ही बड़ी दवाई है, उसका नाम है स्टेफिस गेरिया। मरीज़ खुजलाता है जिस्म के एक हिस्से में, फ़ौरन दूसरे हिस्से में खारिश शुरू हो जाती है। वहाँ खुजलाता है, खारिश तीसरी जगह पे शुरू हो जाती है, वहाँ खुजलाता है, उसके पूरे जिस्म को बार बार कहीं कभी कहीं कभी। तो ये स्टेफिस गेरिया, और फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह। 1 में दे दें। मरीज़ को बहुत ज़्यादा खारिश है तो 2-3 दिन लगातार दे दें, फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन बाद रिपीट करें, प्लेसबो 7 दे दें। ये खारिश के आपके बहुत सारे केस निकलेंगे इससे। और मेरे साथी अक्सर इसे स्टेफी को इस्तेमाल नहीं करते जल्दी अमराज में। खारिश, नहाने से अफाका हो रहा है, धूप में सुइयां चुभती हैं। आजकल सर्दियां आ रही ना, मरीज कहता है डॉक्टर साहब धूप में नहीं निकला जाता, तो नेटर में 200 की एक डोज दे दें, हर दूसरे तीसरे दिन बाद मरीज धूप से मरीज की सुलह हो जाएगी। धूप की जो तंगी है वो मरीज को तंग नहीं करेगी। नहाने से अफाका होना,
खुश खारिश होना, इसके साथ मरीज़ का सर दर्द है, उसे धड़कन तेज़ है, गर्मी लगती है, तो ये नेटर मेयोर। नहाने से ज़्यादती हो जाती है, हाथ पांव जलते हैं, रात को बिस्तर पे खारिश ज़्यादा होती है, मरीज़ ऊपर ओढ़नी ले लेता है, ओढ़नी नहीं लेता तो ये सल्फर। हाँ, अगर यही मरीज़ रात को ओढ़नी ऊपर लेता है, उसे खारिश होती है तो गर्म कपड़ा लेता है, जिस्म को गर्म करता है, फिर आर्सेनिक दवाई है। एक एक सिम्टम उस पर आप नुस्खा तजवीज़ करते चले जाएं और बड़ी आसानी के साथ आप नुस्खे तक पहुंच जाएंगे और मरीज़ को अफाका होगा। आर्सेनिक में देता हूँ 1 ml में हर दूसरे तीसरे दिन बाद प्लेसबो साथ होती है। और इसी तरह नेट्रोमेयर में 200 में, अगर बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, नेट्रोमेयर का मरीज़ बेचारा रो पड़ता है इतनी खारिश, तो फिर मैं डेली भी दे देता हूँ, चंद दिन के लिए एक खुराक रोज़ाना 200 में, अफाका हो जाए तो फिर दूसरे तीसरे दिन बाद। सल्फ़र इसी तरह दूसरे, और सल्फ़र के मरीज़ आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे खारिश में, हमारे साथी सल्फ़र ही देते रहते हैं, फिर फेल ही होते रहते हैं मेरी तरह। सल्फ़र का मरीज़ कम होता है। मरीज़ आया कहता है ये खारिश है, आप पूछें खुश खारिश है? जी खुश खारिश है। खून निकलता है? जी खून निकलता है। अब एक सवाल और करना है, जलन होती है? अगर मरीज़ कहता है जी जलन होती है, खारिश के बाद खून निकलता है, जलन होती है, मेज़ेरियम 1 में दूसरे तीसरे दिन बाद एक खुराक, और इसका बड़ा केस है। और सच पूछें बहुत केस है, हर चौथा पांचवा मरीज मेज़ेरियम का मिलता है, खून निकलता है और जलन होती है। अगर मरीज कहता है जी नहीं जलन नहीं होती, आपको खारिश करने के बाद खुजलाने के बाद खून निकलता है, दर्द होता है, और ये भी आपको मरीज मिलेंगे, तो एलोमीना देंगे आप 1 ml में। खुजलाने से खारिश हुई, जलन हुई मेज़ेरियम, दर्द हुई एलोमीना, खुजलाने से खून निकलता है, मरीज ऊपर कपड़ा लेता है, जिस्म को गर्म करता है, तो उसकी दवाई फिर आर्सेनिक मेल्बो। और खारिश की ये बड़ी दवाइयाँ 4-5 ही दवाइयाँ हैं, आप यकीन जानिए, आप इन्हीं पे तवज्जो दे लें तो आपका केस खराब। और आप जौहरी होम्योपैथी सफ़ा नंबर 115 पढ़ लें, ये सारा वहीं तो लिखा हुआ है। मैंने वो उसके तजर्बात कर करके ये निचोड़ निकाला भी, ये यहाँ ये काम करती, यहाँ ये काम करती। खारिश हो रही है मरीज़ को, जलन बहुत हो रही है, आप खारिश में जहाँ मरीज़ आप महसूस करते हैं कि अफाका नहीं हो रहा, इंथ्रासिनम 1 ml में दे दें, ये जल्दी अमराज में इंटरकरंट रेमेडी के तौर पे काम करेगी। अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बेचारा जलन से बहुत परेशान है, तो आप इसे रिपीट कर सकते हैं बार बार, मरीज़ की जलन आप 1 दिन में कंट्रोल कर सकते हैं। इंथ्रासिनम 1 ml, ये 1 ml। अच्छा, खारिश हो रही है निचले धड़ में, अच्छा ऊपर वाले धड़ पे अगर रिंग वर्म है, ददरी जिसे कह लेते हैं, तो बेसिलिनम काम करेगी। अगर टांगों पे ये रिंग वर्म है तो टेलोरियम काम करेगी। ये 200 में दें, दूसरे तीसरे दिन बाद आप हैरान हो जाएंगे, गायब हो जाएंगी ये सारी जितने रिंग वर्म है। और ये सैकड़ों की तादाद में होते हैं बाज़ का टांगों पे दायरा, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, दायरे के ऊपर दायरे चढ़े होते हैं। ये टेलोरियम 200 में दें, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन बाद अब मिस नहीं होंगे, कभी मिस नहीं होंगे। हाँ, ऊपर वाले धड़ पे बेसिलिन, और ये मैं 1 ml में देता हूँ हफ्ते में, खुराक, बाकी आप प्लास्को दे दें, जो दे दें। अच्छा, मेरी लेडी डॉक्टर्स बैठी, ये छाइयों के लिए आप सीपीआई, अक्सर सीपीआई इतना काम नहीं करती जितनी कालोफेलम काम कर जाती है। कालोफेलम 1 ml में हर चौथे पांचवें दिन बाद आपके बहुत सारे केस ठीक हो जाएंगे, ये आपके लिए है। अच्छा, और निचले धड़ में खारिश हो रही है, तो ये मुझे डॉक्टर काशिफ इमरान साहब ने 1.5 साल पहले बताया कि इंथ्राकुकाली काम करती है। यकीन जानिए कि कमाल चीज़ है। 30 में बेशुमार की, ये टांगों पे खारिश मरीज को हो रही है, ऐसे खुजला रहा है, इंथ्राकुकाली 30 में। सुबह दोपहर शाम दे दें, ज़्यादा खारिश होगी 4 मरतबा दे दें, साथ एक इंथ्रासिनम 1 ml की एक डोज दे दें, ये आपके केस नहीं फंसेंगे। खारिश हो रही है टेस्टिस पे, हाइड्रोकोटाइल दे दें। टेस्टिस पे खारिश हो रही है, साथ जख्म है, क्रूटन टैग दे लें। पीनस पे खारिश हो रही है, जख्म है, तो सारसप्रिला दे दें। और ख़वातीन को अगर अंदरूनी खारिश है तो ओरिगानम दे दें, फेल ही नहीं होंगी आप।
यहाँ क्लेडियम वगैरह लिखी होती है ना जी, क्लेडियम भी काम करती है, लेकिन ओरिगेनम के बाद आप फेल नहीं होंगे। 200 की एक डोज देते हैं हर दूसरे तीसरे दिन बाद। ये बड़ी आसान है होम्योपैथी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। और जितनी अद्वियात मैंने यहाँ तज़किरा किया है, मेरी ख्वाहिश होगी एक एक दवाई को आप मटीरिया मेडिका से ज़रूर पढ़ेंगे। जब आप इनको पढ़ेंगे मटीरिया मेडिका से, तो यकीन जानिए आप उसके खदो खाल पूरे अच्छे अंदाज में आपकी समझ आ जाएगी, आपको प्रैक्टिस करनी आसान हो जाएगी। और आपके लिए अल्लाह ताला दस्ते शफा आपको दे। तो ये आसानी पैदा करने के लिए आए हैं, आपने मौजू भी यही रखा है। तो खारिज के हवाले से आसानी हुई, आप जो कहेंगे उस पर बात कर लेते हैं, मुझे जो कह देंगे उस पर टिप्स दे दूंगा जी, मुझे कोई मसला नहीं। मैंने अपने जो मरीजों को देता हूँ वो मैंने आपसे बातें करनी है। फलसफे मुझे आते नहीं हैं, मुझे तो ये पता है कि मैं अपने क्लिनिक पे बैठ के जो करता हूँ वो मैंने आपको दे के जाना है। मैदा, डॉक्टर साहब किसने कहा मैदे का? वो डॉक्टर साहब खड़े हो जाए ना। अच्छा, ये डॉक्टर साहब को देखें ना ज़रा, आपके पास डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी का कोई भी केस आ जाए ना, सच्ची बात है मैं आर्सेनिक को ढूंढता हूँ ऐसे लोगों में। बैठ जाए डॉक्टर साहब, शुक्रिया। अच्छा, अक्सर हमारे यहाँ ये होता है, हम मैदे का मरीज़ आ गया ना, वो कहते हैं जी एच पीलोरी भी पॉजिटिव है जी, गैस्ट्रोस्कोपी भी करवा चुके हैं जी, ओमेप्राजोल 10 साल से खा रहे हैं। मरीज़ बेचारा परेशान होता है, उसने ECG भी 2-3 मरतबा करवाई होती है, दिल का मसला कोई नहीं है, वो आपसे बातें भी बड़ी करना चाहेगा। तो मैं मरीज़ से 3 सवाल करता हूँ, बेचैनी होती है? वो कहता है जी बेचैनी बड़ी होती है। और ये मैदे के मरीज़ों को बेचैनी होती है, घबराहट होती है जी, घबराहट होती है, खौफ आता है, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ हो ना जाए। और ये आर्सेनिक होते हैं। क्या होता है, कहाँ होता है, कब होता है? तो आर्सेनिकम एल्बम 1 mg की आप एक डोज तीसरे चौथे दे दें। साथ चूँकि वो ज़हनी तौर पे थके हुए होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो काली फास 30 में 7 सुबह दोपहर शाम देता। मैं मैदे का इलाज उलूज को नहीं करता, मैं तो मरीज़ का इलाज करता हूँ। आर्सेनिकम एल्बम 1 mg, यकीन जानिए आपके इतने केस निकलेंगे ना, आपकी जान छूट जाएगी। ये मरीज़ जो एच पीलोरी लगे हुए हैं ना कैप्सूल खाने पे, आप उनके कैप्सूल छुड़वा देंगे। और दूसरा इस अंदाज का केस आएगा, वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मैदे में जलन है, बड़े अरसे से तेजाबियत है, जान नहीं छूटी। जिस तरह ये डॉक्टर साहब बैठे हैं साथ नीले कपड़े वाले, आप इनको पूछेंगे प्यास लगती है, कहेंगे जी बड़ी प्यास लगती है जी। ठंडे पानी को जी चाहता है कि जी ठंडे पानी को जी चाहता है। और यहाँ भी मसला वही होगा, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, ठंडे पानी की तलब होगी, खौफ होगा, पता नहीं कुछ हो जाना है, पता नहीं क्या होगा, कुछ हो ना जाए। यहाँ फास्फोरस दे देंगे, यहाँ भी जान छूट जाएगी मैदे की दवाइयों से, जो अरसे से लोग इस काम में पड़े हुए हैं। और ये बड़ा काम करती है। ये 2 चीजें होंगी जनरल। अब मैदे के मरीज को सबसे पहले ये पूछें कि आपको होता क्या है। वही बात गैस वाली ना हो, गैस होता है। डॉक्टर आरिफ साहब बैठे हैं, अगर डॉक्टर साहब की मिजाज के लोग हों तो कहें गैस होता है, तो इनको लाइकोपोडिन देना पड़ेगी, गैस होता है पेट। अगर ये डॉक्टर सलीम साहब बैठे हैं, अगर इनके मिजाज जैसे लोग हों तो शायद ये लाइकोना और रेफनेस देना पड़ जाए। मैं यहाँ 2 सवाल करता हूँ, गैस होता है, अगर इखराज होता है, मरीज जज्बे वाला है, जोश वाला है, कुव्वत वाला है, तो लाइकोपोडिन देंगे, गैस का इखराज हो रहा है। अगर गैस का इखराज नहीं हो रहा तो रेफनेस दे दें। आपके बहुत सारे केस निकल जाएंगे गैस के हवाले से। वो पेट से ऊपर है नीचे, मैं इस फलसफे को नज़रअंदाज कर चुका हूँ, पहले करता रहा हूँ, कार्बो और वो क्या लाइको और चाइना। मैंने अब चाइना के मरीज को पूछने की कौन सी ज़रूरत है आपको कि आपके पूरे पेट में गैस होता है। वो वैसे कमज़ोर होगा, खून की कमी का मारा हुआ होगा, थका हुआ होगा, उसे सांस फूल रहा होगा, पेट उसका बड़ा हुआ होगा, जिस्म उसका सूखा हुआ होगा, आप उसे दे दें चाइना, लेकिन उसके पीछे कमज़ोरी मौजूद होगी ना। आप एक सेहतमंद आदमी को चाइना दे रहे हैं जिसके पूरे पेट में गैस है, तो उसने कभी ठीक नहीं होगा। वो पर्सनैलिटी पे भी जाए, मरीज को भी तो देखें ना, गैस को नहीं देखें। जब गैसेस में ये रेफनेस और लाइको बहुत काम करती हैं, गैस के इखराज में लाइको और रुकावट में रेफनेस, और आपको बहुत केस मिलेंगे इसके। आपको दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ आप मेड्रीनम दे दें,
साइकोटिक केसों में सल्फ़र दे दें, नक्स दे दें आगाज़ में एक आध खुराक। और आपको जो सबसे ज़्यादा मरीज़ मैदे का मिलता है ना, हम सवालात में गलती करते हैं, क्या होता है यहाँ गलती करते हैं। जो मैंने आपको पहले आगाज़ में बात की है ना कि होता क्या होता है, ये बड़ा कीमती सवाल है। आप उसे पूछें होता क्या है, मरीज़ के साथ में बात को तो सवाल का जवाब दो, वो बोझ होता है। और ये बोझ के मरीज़ आपको 80% मिलेंगे। फम मैदा पे बोझ होगा, मरीज़ उस बोझ को गैस कहेगा, उसको तेजाबियत कहेगा, हालांकि उसे बोझ है यहाँ, और ये बड़ा केस है। अच्छा, यहाँ बोझ देखें, आजकल जो हमारी खुराक है वो सारी तली हुई चीज़ें हैं, ये बाज़ार से बेकरी जितनी चीज़ें, और ये सारी मैदे वाली चीज़ें, सारे पल्सरेला आपको मिलेंगे यहाँ। और पल्सरेला में होता क्या, बोझ होता है। सवाल आप 2-3 कर लें, तसल्ली के लिए सवाल करने चाहिए ना। प्यास कम लगती है, मैदे पे बोझ होता है, सर भारी होता है, पाँव जलते हैं, प्यास कम लगती है। और ये पल्सरेला बहुत मिलेंगे आपको। आप उस पल्सरेला दे दें 1 में, तीसरे चौथे दिन बाद एक खुराक प्लेसबो साथ दे दें, सुबह दोपहर शाम, आपका केस मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। दूसरा बोझ ब्रायोनिया में पाया जाएगा। अच्छा, ब्रायोनिया में पल्सरेला का मरीज रोने वाला होता है, नरम दिल होगा, यहाँ गुस्से वाला होगा। आप सवाल कर लें गुस्सा ज़्यादा आता है, वो कहेगा जी गुस्सा ज़्यादा आता है। थोड़ा पल्सरेला आप 2, 4, 5 मरीज़ों को देखेंगे तो वो मतीन से लोग होंगे, ब्रायोनिया वाला गुस्से वाला होगा, थोड़ा चेहरे से भी अंदाज़ा हो जाएगा, उसे प्यास ज़्यादा लगेगी, थका हुआ होगा, कब्ज़ होगी। तो आप ब्रायोनिया 200 में दे दें, 1 में दे दें, तीसरे चौथे दिन बाद बोझ के हवाले से। उसके पाँव जलते हैं तो साथ सल्फ़र लगा दें, यहाँ मेड्रीनम लगा दें। कंगा पीछे की तरफ किया हो तो मेड्रीनम लगा दें, नहीं किया तो सल्फ़र दे दें। कितना आसान है, आसान है ना होम्योपैथी। ये आपने सिर्फ लिखा नहीं, अमली तौर पे भी आसान है, और सच्ची बात है, ये आसान है। यहाँ तक हो गया जी। अब बोझ है मरीज को, तीसरी दवाई नक्सोमी का है। मरीज को आप एक ही सवाल, वाशरूम बार बार जाना पड़ता है, बड़ी देर बैठना पड़ता है, नक्स दे दें। अगर तीनों दवाइयाँ नहीं बनती, नहीं समझ आती, तो एंटम क्रूड दे दें। अब तो आसान हो गया ना, आपको एंटम क्रूड में मिल जाए। मरीज ने ज्यादा खाया होगा, उसे बोझ हो गया। तेजाबियत में आर्सेनिक आ गई, फास्फोरस आ गई, एरसवर्स बहुत बड़ी दवाई है। एरसवर्स में क्या होगा, तेजाबियत होगी, कै आएगी, मरीज कहेगा जी कड़वी कै आती, खट्टी कै आती, और दर्द भी होगा उसे। तो एरसवर्स 1 में दे दें हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन बाद। और मैंने कुछ अरसे से यहाँ एच प्लोरी 1 में साथ देना शुरू की है तेजाबियत के केसों में, मैदे के मरीज़ों में। डॉक्टर अली साहब ने मुझे तोहफ़तन भेजी थी, तो उसके नतीजे में बहुत सारे जो है ना मरीज़, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। एच प्लोरी 1 में कभी कभार मैं दे दिया करता हूँ पहली खुराक, तो उसका भी काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ। जो साथी साथ ये इस्तेमाल करना चाहें तो ये इससे काफ़ी फ़ायदा होता है मैदे के मरीज़ों में, मुस्तकिल लोग ठीक होते हैं। अच्छा, अब तेजाबियत में नेट्रम फास और रूबीनिया 30 में, ये मेरा मामूल है और मैं अक्सर इस्तेमाल कराता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेशुमार केस आपके ठीक हो जाएंगे। रूबीनिया 30 में और नेट्रम फास 30 में, ये बिला अलामत भी आप दे सकते हैं। दर्द के हवाले से, मैदे में दर्द हो रहा है, खाना खाने के बाद दर्द ज़्यादा है, तो मैं काली बाई क्रोम मेरा मामूल है, मैं दूसरे तीसरे दिन बाद देता हूँ 200 में। हाँ, ये डॉक्टर नुसुल्ला चीनमा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अमरपुर सियाल से, उन्होंने एक मौके पे मुझे बताया था नेट्रम फास्ट 200 फम मैदा के दर्द के हवाले से। यकीन जानिए पिछले 1.5 साल से आप मरीज़ का दर्द 30 सेकंड में, 1 मिनट में और 1.5 मिनट में ठीक कर सकते हैं। मरीज़ को फम मैदा में दर्द हो रहा है यहाँ, और आप उसके दाएं बाएं हाथ जिस यहाँ मर्जी नेट्रम फास्ट 200 लगा दें, जुबान पे कतरे डाल दें, पुड़िया दे दें, पानी में डाल के कतरे दे दें, फौरन मरीज ठीक हो जाएगा। नेट्रम फास्ट 200। और वैसे खाना खाने, ये फौरी अफाका होगा इससे, और खाना खाने के बाद फौरन दर्द है, मैं काली बाई क्रोम देता हूँ। अगर गोला सा बनता है तो बस नेगरा 200 बड़ा काम करती है, और कै खट्टी आ रही है तो यहाँ एरसवर्स काम करती है। और ये 2-3 दवाइयाँ आप कभी इसमें फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह जी। और कोई बताएं जी, मैदे के हवाले से कोई चीज़ रह गई है तो जी।
जी शुगर पे बात कर लेते हैं ना जी। अच्छा सच्ची बात यह है डॉक्टर साहब, मैं आज से 10 साल 12 साल पहले मेरे पास अगर शुगर का कोई मरीज़ आता था तो मैं उससे कहता था मेरे पास इसका इलाज नहीं है, और मुझे जिस मर्ज़ की आज भी समझ ना आए तो मैं मरीज़ को दवाई नहीं देता। और उसके बाद मैंने शुगर का इलाज जब शुरू किया है, ऐसा ऐसा अल्लाह ताला ने जो सूझबूझ और समझ दी है, तो मैं उसका लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अब बहुत सारे शुगर के मरीज़ जिनकी एलोपैथिक अद्वियात भी छूट चुकी हैं और होम्योपैथिक अद्वियात भी छूट चुकी हैं, और बहुत सारे ऐसे भी जिनको नहीं अफाका हुआ वो भी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो मैं अपनी प्रैक्टिस में करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और कोशिश करेंगे हम मिल के इसमें मज़ीद जो कमियाँ हैं अल्लाह ताला की मदद से वो दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। शुगर में जो मेरा मामूल है, और ये मेरी डॉक्टर अली साहब से जब से मेरी दोस्ती हुई है, मेरे शुगर के मरीज़ उसके बाद ज़्यादा निकले हैं। मैंने यहाँ तीनों में आज़म लगाए हैं, कार्सी, ट्यूबर और मेड्रिनम। आप ये कर सकते हैं कि आज कार्सिनोसिनम दिए, हफ्ते बाद आप ट्यूबर दे दें, एक हफ्ते बाद मेड्रिनम दे दें। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप तरतीब दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो आप अगर मरीज़ के ननिहाल से मर्ज आई है उसके ख़ानदान में तो आप उसे ट्यूबर दे दें, आप उसे दे दें ट्यूबर दे दें। अगर उसके ददियाल की तरफ से शुगर के मरीज़ ज़्यादा हैं तो फिर आप उनको कार्सिनोसिनम दे दें, ट्यूबर और कार्सिनोसिनम। और जब तक म्याज नहीं लगाएंगे ये शुगर ठीक नहीं होगी। सबसे पहला काम ही यही करना है कि मरीज को कार्सी देनी है या ट्यूबर देनी है। उसके बाद मैंने एलेक्सानम का इस्तेमाल किया है। मैं 30 से लेके 200 और 1M तक पिछले 8-10 साल से मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। वो आप अपनी तरतीब में 30 में दें, 200 में दें, 1M में दें, वो आपकी मर्जी। लेकिन जो जायज़ा लेना, आपके जितने केस होंगे शुगर के, यहाँ आपको कास्टिकम बहुत नज़र आएगी। पट्ठों में खिंचाव होगा, हाथ पांव सुन्न होंगे, थके हुए और कमज़ोर होंगे। और मैंने कास्टिकम का बेदरेग इस्तेमाल किया है यहाँ, और इसके इतने अच्छे रिजल्ट लिए हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। मैं कास्टिकम को हमेशा मैंने 1M में दिया है, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। और इसका डॉक्टर साहब ने जो बात की, देखिए बिनाई के हवाले से कास्टिकम बहुत बड़ी दवाई है। मेरे पास कल भी मुल्तान से अशफाक साहब आए हुए थे। मेरे पास उस वक्त डॉक्टर जावेद साहब साहिवाल से आए हुए थे। वो अशफाक साहब को मैंने कहा डॉक्टर साहब को बताएं कि आप मेरे पास आए तो कैफियत के, तो वो कह रहे मेरे बाजू पकड़ के बच्चे लेके जाते थे वाशरूम तक, मेरी बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और बहुत सारे आई स्पेशलिस्ट के ज़ेरे इलाज रहे थे वो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान से अकेले मेरे पास आए थे, और उनका नुस्खा क्या था, यही मैंने उनको दी थी, ट्यूबर, एलेक्सानम, कास्टिकम, कालीफास, कलकेरिया फ्लोर। कालीफास और कलकेरिया फ्लोर 30 में थी, कास्टिकम और एलेक्सानम 1M में अल्टरनेट थी। दूसरे तीसरे दिन बाद कभी वो कभी वो, और इसी दिन में आजम नज़र उनकी ठीक हो चुकी है और बकिया मामला तो उनके ठीक हो चुके हैं। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। काशिफ साहब ने पिछले दिनों गुर्दे के हवाले से कहा कि स्केल कार को मैंने बहुत अच्छा पाया। जहाँ शुगर की वजह से गुर्दे नकारापन की तरफ चले जाते हैं, शुगर की वजह से जहाँ गैंग्रीन और इस तरह की कैफियत, स्केल कार बहुत काम करती है। और यहाँ भी आप कास्टिकम को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। अगर आप कास्टिकम को नज़रअंदाज करते हैं तो आप बहुत सारे अपने केस खराब कर बैठे। आप मरीजों सप्लाई लाइन को मुअत्तल हुई है ना, सप्लाइयाँ पूरी कर दें, फ्लो पूरा कर दें, मसाइल हल हो जाएंगे। जी और डॉक्टर साहब, हाँ जी, अच्छा, शियाटिका पेन, शियाटिका पेन लंगड़ी के दर्द का मरीज, सच्ची बात यह गुर्दों की तरह ये शियाटिका पेन का मरीज होम्योपैथी के लिए बड़ा आसान भी है और इसका इलाज भी आपके पास है।
गुर्दे का मरीज जहाँ कहीं भी हो ना, वो कहता चलो यार पथरी छतरी है जो हम डॉक्टर के पास चले जाओ। आप थोड़ी सी दिलेरी करें ना, ये सियाटिका के केस भी आपके पास ही आएंगे और इसका इलाज भी आपके पास है, और इसका इलाज आसान भी बहुत है। और होम्योपैथी वैसे ही आसान है, सच्ची बात यही है। डॉक्टर फहीम साहब वैसे ही है ना। सियाटिका में मरीज में आता है आपके पास, दाईं टांग में दर्द है। चलो मैं इससे पहले थोड़ा सा और तरतीब लगाता हूँ। मरीज को दर्द है, जो आपने सवाल करना है ना, एक सवाल करेंगे ना बहुत सारी आसानी हो जाएगी। चलते हुए दर्द में अफाका होता है, मरीज कहेगा जी अफाका होता है, तो रेस्टॉक्स। बैठे हुए अफाका होता है, निफाइलम। लेटे हुए अफाका होता है, अमोनियम म्योर। चलते हुए अफाका होना रेस्टॉक्स में पाया जाएगा। और ये जाके मटीरियल मेडिका में पढ़नी है ये चीज़ें, ताकि तस्दीक के लिए 2-4 अलामात आप बकिया भी ले लेंगे। बैठे हुए अफाका होना निफाइलम में, और लेटे हुए अफाका होना अमोनियम म्योर में पाया जाएगा। दबाने से अफाका होना मैगफास में पाया जाएगा, कोलोसेंथ में पाया जाएगा। देखिए आप एक अलामत पे दवाई दे सकते हैं। और सियाटिका में होता क्या है, मरीज को यही तो होता है, ये उसे लेटने से अफाका होगा, ये चलने से अफाका होगा, ये बैठने से होगा, ये दबाने से अफाका होगा। अगर ये नहीं है, आप पूछें खिंचाव होता है, मुझे टांग में पूरी में खिंचाव है जी, सुन है तो कास्टिकम दे दें। अच्छा ये जितनी दवाइयों का मैंने तो मैं 1 में देता हूँ, दूसरे तीसरे दिन बाद मरीज को दर्द ज्यादा होती 2-3 दिन लगातार। और इसके साथ इंटर करंट रेमेडी के तौर पे मैं हाइपेरिकम का इस्तेमाल करता हूँ 1 में। तो काशिफ साहब ने बताया कि बाईं टांग में अगर दर्द है और सिम्टम आपको लेने की जरूरत नहीं है, तो एक ही दवाई। डॉक्टर साहब कौन सी दवाई जी? विस्कम एल्बम। और यकीन जानिए ये भी बड़ा काम करती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर देगी और टांग का दर्द भी ठीक हो जाएगा बाईं टांग में बिला अलामत। एक और दवाई और मेरे क्लिनिक में बहुत इस्तेमाल होती है, वेरेट्रम एल्बम सियाटिका में। मरीज की टांग ठंडी है, दाईं है या बाईं है, आप पूछते हैं टांग ठंडी तो नहीं दर्द के साथ, और ये अक्सर मरीज आते हैं वो कहते हैं ये टांग ठंडी हो जाती है दर्द के साथ, वेरेट्रम एल्बम 1 में दे दें। और जब तक उसकी टांग गर्म नहीं होगी दर्द नहीं रुकेगा। क्या होता है, टांग में दर्द होता है, ठंडी होती है ना, वो पहले वाला सवाल नजरअंदाज नहीं करते। आप होम्योपैथ हैं, सियाटिका तशखीस है, लेकिन सच्ची बात यह है कि आप तशखीस की बुनियाद पे भी चलें, साथ अलामात को नज़रअंदाज नहीं करें। अगर अलामात को नज़रअंदाज करेंगे तो प्रैक्टिस में निखार नहीं पैदा होगा और हम फलसफे को नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हानीमान ने यही तो कहा है, मरीज़ की अलामात और दवाई की अलामात मिल जाए तो दे दें। मरीज़ की अलामत क्या है, टांग ठंडी है, दवाई की अलामत क्या है, जिस्म ठंडा है। और मैंने ये सैकड़ों नहीं हज़ारों केसों में दी है वेरेट्रम एल्बम, हज़ारों में, और उसके बाद केस ठीक हुए जी। सियाटिका के बाद आते हैं जी हर्निया की तरफ। मेरी कोशिश है कि वो चीज़ें आपसे शेयर करें जो आसान भी हों और मज़ा भी आए आपको प्रैक्टिस में, और सिम्टम भी। अच्छा हर्निया में पिछले कुछ 4-5 साल से, ये तो नहीं कहना चाहिए 100%, सच्ची बात है कि 100% रिजल्ट हैं। अब शायद कोई एक आध कोई केस फंस जाए तो फंस जाए, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कभी केस नहीं फंसा। और एक ही सवाल करके दवाई लिख देता हूँ, सिर्फ एक सवाल करता हूँ, दाईं तरफ है बाईं तरफ। हर्निया दाईं तरफ है तो लाइको देता हूँ 30 में सुबह दोपहर शाम, बाईं तरफ है तो नक्समी का देता हूँ 30 में सुबह दोपहर शाम। आप सोचेंगे हम भी यही करते हैं, नहीं, इसके साथ आप इसे गलत कहें ठीक है, मैं आर्निक और रेस्टॉक्स देता हूँ 200 में, आर्निक और रेस्टॉक्स। आप एक दिन आर्निका दे दें, अगले दिन रेस्टॉक्स दे दें, एक दिन वो साथ ये नक्स और लाइको दे दीजिए, आपका केस नहीं फंसेंगे, यकीनन नहीं फंसेंगे आपके केस। और आप मेरे लिए दुआ गो रहेंगे, हर्निया का केस नहीं आज के बाद फंसेगा आपको, और कमाल हो जाएगी। आप अगर ज़्यादा मसला थे एक दिन में दोनों दे सकते हैं। जो साथी सिंगल प्रैक्टिस करते हैं वो 2 घंटे का वक्फा करके आर्निका और रेस्टॉक्स का, शाम के वक्त आर्निका दे दें, रात को रेस्टॉक्स दे दें, मगरब तक तीनों मुकम्मल कर दें डोजें।
नक्स की और उसकी, यकीन जानिए आपका केस हर्निया का नहीं फंसेगा। अच्छा, मैं 2-3 मिनट और लूँगा, उसके बाद पित्ते की पथरी के हवाले से बात करते हैं। मैं बात वो करूं जो आसान भी हो और जिसके केस बहुत सारे होते हैं, जो हमारे पास जिसका आसान हल है। और पित्ते की पथरी का केस भी बहुत फंसता है, मुझे भी अंदाज़ा है। मेरा केस भी फंसा करता था कभी, अब नहीं फंसता इंशाल्लाह। एक तो आप जिस अंदाज की आपकी अपनी प्रैक्टिस है, उस अंदाज को नहीं छोड़िएगा। देखिए, हर साथी का अपनी कुर्सी पे बैठे हुए एक अपना तजर्बा होता है, आप उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करें। और जो चीज़ें आप जहाँ से सीखें, आप उसके साथ उसे एडजस्ट करने की कोशिश करें। मैं बहुत सारे दोस्तों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैंने अपनी तरतीब में उनको लगाया है। तो मैं जो पित्ते की पथरी के हवाले से चाइना को देना, अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, मैं फ़र्ज़ समझता हूँ कि पित्ते की पथरी में चाइना 1M देना मेरे क्लिनिक में फ़र्ज़ है। और अगर आप चाइना नहीं देते तो इसका मतलब ये है कि पित्ते की पथरी फिर बार बार, फिर आप उसे एक मरतबा ठीक करेंगे, वो पानी बनेगी, दोबारा फिर बन जाएगी। चाइना देने के बाद आप मुतमिन हो जाए, दोबारा नहीं बनेगी। और ये 1M में मैं देता हूँ हर 4-5 रोज़ बाद। कोलेस्ट्रीनम 1M में हफ्ते में 1 खुराक। कलकेरिया बेलरी 30 में सुबह दोपहर शाम, और नेटम सल्फ 20 साल। डॉक्टर साहब, आपका मरीज कभी आपके ये नहीं कहेगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, और ये नहीं कहेगा आराम नहीं है। और मैं कह सकता हूँ ये भी इसकी जो है ना 90% से ज़्यादा क्योर रेट है इसका, और ये 90% बहुत है। अब आपका मरीज़ चावल नहीं छोड़ता, पराठे नहीं छोड़ता, तो आपकी दवाई का कसूर नहीं है। आपका मरीज़ अगर नागे करता तो आपकी होम्योपैथी का कसूर नहीं है। ये बातें मैंने आगाज़ में की हैं कि कौन कौन सी रुकावटें हैं जहाँ मरीज़ ठीक नहीं होते। वो मियाज़मी रुकावट भी है, मरीज़ की बद परहेज़ी भी है, और उसके साथ साथ मरीज़ का लगातार दवाई ना खाना भी है। और ये होगी पित्ते की पथरी के हवाले से। अब अगर कोई और जी वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह जी, कास्टिक अम्ल ले लें, ये भी ठीक हो जाएगा। हाँ, बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह कबूल कर लीजिए। जी जी, आपका सर एक तरीक़ेकार ये है कि आपने सबसे पहले आप ये करते हैं कि जो माइंड सिम्पटम है उस पर दवा देते हैं, उसके बाद मियाज़म लगाते हैं, और उसके बाद जो है फिर आप जो भी मतलब मौजूदा कंप्लेंट की मेडिसिन होती है, मतलब वो आप उसको कंटिन्यू यूज़ करवाते हैं उसको। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक ही मेडिसिन जो है वो तमाम सिम्टम्स को कवर कर लेती है, तो अगर वहाँ, क्योंकि कोई भी मेडिसिन है सर उसका कोई ना कोई मियाज़म तो है, मतलब विदाउट मियाज़म तो कोई नहीं। हाँ, इसमें डीप एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग जो है वो हम कह सकते हैं उसमें कि भाई ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है कि कोई दवा जो है वो थोड़े टाइम के लिए काम करती है और कोई दवा ज़्यादा टाइम के लिए काम करती है। तो अब जैसे मेरा एक केस था, वो लाइकोपोडियम 30 से तकरीबन क्योर हो गया सर, बहुत बड़ा केस था वो, यानी वो सालों से जो है वो चल रहा था हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स में, लेकिन माशाल्लाह 8-10 माह से वो बच्चा बिल्कुल क्योर हो गया।
तो मुझे ये बताएं सर कि इसमें म्याज़म जो है वो लाजमी म्याज़मेटिक दवा लाजमी देनी है या मतलब अच्छा दूसरी सर मुझे कन्फ्यूजन ये है, आपके सर बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं है, थोड़े से लेक्चर हैं, बहरहाल वो मैंने सब सुने हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने सुने उसमें। तो उसमें सर अपने तरीके से तो आपने बड़ा सिंपली बताया कि इस तरह कर लें, लेकिन कन्फ्यूजन ये होती है म्याज़म को समझना सर बहुत मुश्किल होता है। जी बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब ने कह रहे हैं कि म्याज़म लगाना ज़रूरी है। ये आगाज़ में जो गुफ्तगू हुई है उसमें इसका जवाब मौजूद था कि जहाँ रुकावट आएगी वहाँ देगा। सर मैं डॉक्टर खालिद महमूद भट्टी साहब और डॉक्टर शाहिद नदीम साहब इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आपको इनवाइट किया और हमसे आपकी मुलाकात कराई। RSDF की पूरी टीम का शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। तो डॉक्टर साहब ये है कि जहाँ रुकावट आएगी तो उसे दूर करेंगे ना, अगर रुकावट ही नहीं तो दूर कैसे करेंगे आप? कराना कमराज और एक्यूट में फ़र्क। लाइको को आपने तज़किरा किया, लाइको गहरी दवाई है ना, अगर उसके साथ भी आप एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन लगा देंगे तो रफ्तार तेज़ हो जाएगी, आपके साथ तामन ही करेगा ना जी। अब मेरा एक केस है करोड़ पक्का से, ब्रेन ट्यूमर का केस है। मैंने कलकिरिया कार्ब अकेली दी, मैंने कोई म्याज़म नहीं वहाँ दिया। कलकिरिया कार्ब बहुत गहरी दवाई है, वाना में दे रहा हूँ, चौथे केस तकरीबन 80% ठीक हो चुका है। मैंने उसके साथ कोई म्याज़म नहीं लगाई है। आप जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सिचुएशनल अंदाज में भी तो चलते हैं ना, मौजूदा कैफियत क्या है। मैंने वही देखा, एक मेरी तरतीब है, एक आपकी अपनी सीट पे बैठी हुई तरतीब है, डॉक्टर साहब की एक अपनी तरतीब है। आप अपनी तरतीब को नहीं छोड़ेंगे, उसमें जो इल्म आप मटीरियल से ले रहे हैं, लेक्चर से ले रहे हैं, आप मुताले से ले रहे हैं, साथ उसे शामिल करते चले जाएँ ताकि मिल के हम अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई बेहतर अंदाज में कर सकें। टारगेट तो वही है ना जी, आप मरीजों की भलाई कैसे कर सकते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए आपने काम करना है। इसके अलावा तो कोई और चीज़ से तो पनाह मांगनी चाहिए ना, कि बंदे का टारगेट ही कोई और हो। एक ही तो टारगेट है, मेरा अल्लाह राजी हो जाए, उसकी मखलूक की खिदमत कर लें। 4 दिन की तो जिंदगी है, आपकी एक एक छोटी छोटी चीज़ों का हिसाब नहीं अल्लाह ने लेना। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यारा और शर्रन यारा, वो क्या है? यही तो है ना, मेरा यहाँ खड़ा होना, मेरी गुफ्तगू करना, मेरा क्लिनिक पे बैठना, आपका यहाँ बैठना, आप बातें करना, ये अल्लाह ने ऐसे ही हमें पैदा कर दिया। वो कहता है मैं आपको ऐसे ही जन्नत में भेज दूंगा। उसके लिए कुछ ना कुछ तो जमा तफरीक करेगा ना, वो भी। हम भी तो हिसाब करते हैं, उसने नहीं करना, बस उसकी रहमत की उम्मीद रहनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब 12:30 तकरीबन हो चुके हैं, तो मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला ईमान और सेहत की सलामती अता करे, कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता करे, अल्लाह ताला बहुत सारी भलाइयाँ अता करे। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है जो गिरतों को थाम ले साकी, कटी है रात जो हंगामाए खागिस्तरी में तेरी सहर करीब है, अल्लाह का नाम ले साकी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।